Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about the applications of Bernoulli's equation. लास्ट टाइम हमने जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन को फुली डिराइव किया था और हमने देखा था कि हाउ द बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स द फ्लूइड प्रेशर विद इट्स स्पीड एंड हाइट, और बर्नौलीज इक्वेशन को क्यों हम एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो कंसीडर करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशंस है, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो टॉरिसेलस थ्योरम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ये पढ़ेंगे, और जो लास्ट एप्लीकेशन है ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन वो है वेंचुरी रिलेशन। तो ये तीनों एप्लीकेशंस जो हैं बर्नौली इक्वेशन की, ये हम आज वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है टॉरिसेलस थ्योरम। टॉरिसेलस थ्योरम में आपने ये देखा है कि जिस तरह से एक ये वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में एक ओरिफाइस ए है और एक ओरिफाइस बी है, ठीक है। अब ओरिफाइस ए में से आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। अब यहाँ पे आपको जो स्पीड्स नजर आ रही हैं, सबसे पहले सरफेस वाटर की आप स्पीड देखें कि स्पीड ऑफ द वाटर एट द सरफेस ऑफ द वाटर टैंक आप देख रहे हैं v1 है, विच इज़ वेरी लेस स्पीड। ये स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि सरफेस पर पानी की स्पीड बहुत कम होती है। जबकि इस ओरिफाइस ए में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है ये ओरिफाइस, ठीक है। ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर उसकी स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही होती है। इसलिए एट एनी सरफेस और किसी हाइट के ऊपर स्पीड जो है वो वाटर की वो बहुत स्लो होगी एट दिस लेवल, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चूंकि कन्वर्ट होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। हाइट आप देख रहे हैं डिक्रीज कर रही है, जबकि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो v2 जो स्पीड है वो वेरी मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू v1, ठीक है। और यहाँ पे जो ओरिफाइस बी है इसके जरिए से जो है पानी अगर जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ आएगा, ओरिफाइस बी से v3 स्पीड के साथ पानी जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा, यानी उसका पानी का जो लेवल है वो अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा एट ओरिफाइस बी, तो विद स्पीड v3। टोटल हाइट अगर आप देखें वाटर टैंक की तो वो h1 है, और ओरिफाइस ए से अगर आप देखें हाइट ऑफ द टैंक को अगर आप कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू ओरिफाइस ए तो वो h1 माइनस h2 कंसीडर की जाएगी, बिकॉज h2 जो है वो हाइट है ओरिफाइस ए की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ओरिफाइस ए की जो हाइट ग्राउंड के लिहाज से है वो h2 है, टोटल हाइट ऑफ द वाटर टैंक जो है वो h1 है। तो हाइट ऑफ दिस सरफेस ऑफ द वाटर टैंक विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिफाइस ए विल बी h1 माइनस h2, ठीक है। टोटल हाइट माइनस दिस स्मॉल हाइट, तो दोनों को अगर आप माइनस करें तो फिर यहाँ पे h1 माइनस h2 जो है वो हाइट है आपकी सरफेस की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिफाइस से। तो ये सारी बातें जब हम जहन में रखेंगे तो हम ये टॉरिसेलस थ्योरम को सिंपल एप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सिंपल एप्लीकेशन को बर्नौलीज इक्वेशन की, सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैज टू स्मॉल ओरिफाइसेस ए एंड बी, दो ओरिफाइसेस है इसकी, दो सुराख हैं इसमें ए और बी। लेट अस फाइंड द स्पीड विद विच द वाटर फ्लोज टू द ओरिफाइस है। आपने ये वाली स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड इसको कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स वो स्पीड होती है जिससे पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आपने वो स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। v2 स्पीड आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एक तो v2 हमने कहा कि इट इज़ ग्रेटर देन v1 सरफेस की स्पीड से, और चूंकि v2 जो है वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है जिससे पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉरिसेलस थ्योरम। सिंस द ओरिफाइसेस आर सो स्मॉल, बहुत स्मॉल होल्स हैं ये, द इफ्लक्स स्पीड्स v1 एंड v3 विल बी मच लार्जर देन द स्पीड v1 ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। तो इनकी जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स v1 की v2 और v3, v1 के मुकाबले में v2 और v3 जो है इन स्पीड ऑफ इफ्लक्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द, क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना लो हाइट के ऊपर, जब हाइट डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये दोनों स्पीड्स की वैल्यू भी ज़्यादा है, यानी v2 और v3 की स्पीड्स की जो वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू v1 वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स हैं, ठीक है। सो वी कैन देयरफॉर टेक v1 एज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो चूंकि v1 इतना स्मॉल है, v2 इज वेरी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू v1, सो इतना स्मॉल है v1 कि आप उसको 0 को अप्रोच करा सकते हैं। तो चूंकि ये एप्लीकेशन है टॉरिसेलस थ्योरम जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन की, तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। आप ये पूरी बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 दिस शुड बी इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर
और प्लस रो GH2। अब इसमें आपने कहा कि V1 को आप क्या कर देंगे 0, यानी ये पूरी टर्म जब आप V1 को 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये 0 हो जाएगी। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि P1 और P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं और ये आप सेम कंसीडर करें। इफ़ P1 इज इक्वल टू P2 और आप इसको सेम प्रेशर कंसीडर करें कि ये दोनों प्रेशर्स जो हैं वो P को शो कर रहे हैं, तो P और P दोनों साइड्स पर, इक्वेशन के दोनों साइड पर अगर सेम रिलेशन हो तो आप उस टर्म को जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाके P माइनस P करके भी खत्म कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो रिलेशन बच जाएगी, एक तो आपने V1 को 0 किया, दूसरा आपने दोनों तरफ से प्रेशर्स को सेम कर दिया, ये भी P हो गया, ये भी P हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास बच जाएगा, आप क्या निकालना चाहते हैं, V2 निकालना चाहते हैं, तो V2 के लिए V2 स्क्वायर वाली टर्म को इसी तरफ रहने दें राइट हैंड साइड पे, और ये जो लेफ्ट जो आपकी रो GH2 वाली टर्म है राइट हैंड साइड पे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो G, और उसको कॉमन लेके आप लिख सकते हैं H1 माइनस H2। ठीक है, H2 वाली टर्म को आप उस तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो रो G इंटू H1 माइनस H2। अब ये देखिए रो दोनों तरफ एक जैसी टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है जो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, और चूंकि V2 के ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट भी ले लेंगे दोनों तरफ का। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G इंटू H1 माइनस H2। दिस इज द टोरिसेलस थ्योरम। ये आपका क्या है जी, टोरिसेलस थ्योरम। ये आपने स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है वो कैलकुलेट की है यहाँ पे, जिससे पानी जो है वो ओरिफाइस ए के जरिए से बाहर की तरफ निकल रहा है विथ वेरी मच ग्रेटर स्पीड एज कम्पेयर टू V1। और इसकी ये आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये वही बात है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चूंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी, यानी स्पीड ऑफ इफ्लक्स किसको कह रहे हैं, V2 को कह रहे हैं, कि V2 जो है वो इक्वल होगा वेलोसिटी गेन, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे गिरते हुए वेलोसिटी हाइट को लूज किया है और वेलोसिटी को गेन किया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है और काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है। सो वो जो इक्वल है गेन इन वेलोसिटी की वजह से बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस H1 माइनस H2 नीचे की तरफ गिरते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये आप उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं या इसकी स्टेटमेंट कह सकते हैं आप टोरिसेलस थ्योरम की। और उसके बाद इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, आपने बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करते हुए उसमें दो छोटी चेंजिंग्स की हैं, एक तो V1 को 0 किया है और दूसरा आपने प्रेशर सेम कर दिया ऑन बोथ साइड्स। तो प्रेशर की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और V1 भी 0 हो जाएगी, तो बाकी जो टर्म्स बच गई हैं हमने उसमें से V2 जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, दिस इज द टोरिसेलस थ्योरम। अब आप ये देखें दूसरा जो रिलेशन हम ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, ये नीचे उन्होंने वही बात की है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्पीड ऑफ फ्लक्स ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज द स्पीड ऑफ द बॉल दैट फॉल्स टू द हाइट H1 माइनस H2। आप इसमें कह सकते हैं कि the top level of the tank has moved down a little and the potential energy has been transferred into kinetic energy of the flux of the fluid. If the orifice has been pointed upward as B, this kinetic energy would allow the liquid to rise to the level of the water tank. In practice, the viscous energy losses would alter the result to some extent. हाँ, अगर आपकी विस्कस यानी अगर गाढ़ा फ्लूइड हो आपका और उसमें जो विस्कस एनर्जी की जो लॉसेज होती हैं वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हैं, अल्टर मीन्स चेंज कर सकती हैं आपके रिजल्ट को कुछ हद तक। लेकिन वही बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पे आपने देखी है। उसके बाद जब हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, के स्पीड और प्रेशर का जो है वो आपस में क्या रिलेशन है, तो हम देखेंगे कि स्पीड और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इससे पहले आपने स्पीड का रिलेशन देखा है एरिया के साथ। अगर आपको याद हो कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने कहा था कि AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने लिखा था, A जो है वो एरिया था और V जो है वो स्पीड था। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर V, और इसको अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इट मीन्स कि एरिया जो है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एरिया का इन्वर्स रिलेशन है स्पीड के साथ, तो स्पीड का रिलेशन तो हमने पहले ही देख लिया अब एरिया के साथ। इट मीन्स ये देखें, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं इसके 3 पोर्शंस हैं, A पोर्शन है, B पोर्शन है, C पोर्शन है, और आपने इसको हॉरिजेंटली लिटाया हुआ है। ये जो था टोरिसेलस थ्योरम, इसमें आपने वाटर टैंक को खड़ा किया हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ हाइट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ हाइट्स जीरो हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक चीज़ को हॉरिजॉन्टल लिटाया हुआ है तो फिर उसकी कोई हाइट इक्वल हाइट होगी ना, तो हाइट्स को आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे। ठीक है, टू सी द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर वी हैव टू इग्नोर द हाइट्स। हाइट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी बर्नौलीज इक्वेशन में से। तो अब आप ये देखें कि ये जो आपका पोर्शन ए है, ए का एरिया बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मैंने कहा कि एरिया अगर ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, बिकॉज एरिया और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर एरिया ज़्यादा है स्पीड कम है, इट मीन्स स्पीड ऑफ द वाटर जो है वो यहाँ पर कम होगा। और स्पीड अगर कम है तो इट मीन्स यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज फर्दर देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। क्योंकि अगर आपका एरिया ज़्यादा है और स्पीड कम है तो स्पीड कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में पानी इसमें एंटर हो सकता है इस लार्ज एरिया में। तो स्पीड कम होने से उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एट दिस पॉइंट ए। अब बी पॉइंट पे चूंकि उसका एरिया आपको नज़र आ रहा है कि कम एरिया है तो इट मीन्स पानी की स्पीड उसमें ज़्यादा हो जाएगी। पानी की स्पीड ज़्यादा है तो पानी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है वो वहाँ पर कम होगा। ठीक है, यानी कम लोड होगा इस पॉइंट पे, आस्ता आस्ता करके जो है वो इतने हाई प्रेशर के साथ पानी जो है वो नहीं आएगा, तो आराम से निकलेगा। उसके बाद सी पॉइंट पे फिर वही सिचुएशन है जो ए पॉइंट पे थी, क्योंकि सी पॉइंट पे भी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एरिया ज़्यादा है। अगेन जब एरिया ज़्यादा होगा स्पीड कम होगी, स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वही पानी तेज़ी से प्रेशर के साथ जो है अब वो बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ें अभी हम देखते हैं कि हम इसको यहाँ पे कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आपने बर्नौली इक्वेशन की, चूंकि ये एप्लीकेशन है तो आप बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं। आप 1 2 जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनको आप ए और बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फुल बर्नौली इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर प्लस रो जी एच ए दैट शुड बी इक्वल टू पी बी और प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर प्लस रो जी एच बी। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि हाइट्स को तो अब आप कर रहे हैं, ये भी ज़ीरो हाँ हो जाएगी टर्म और ये भी ज़ीरो, क्योंकि हाइट्स ज़ीरो है ना। हाइट्स क्यों ज़ीरो है? कि जब आपने इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल लटा दिया फिर हाइट्स का तो कोई ताल्लुक नहीं रहा ना इसमें। तो अब आपके पास ये रह गया पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर और दूसरी तरफ रह गई पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर। ये दो टर्म्स आपकी राइट हैंड साइड की और ये दो टर्म्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो है अब यहाँ पे रह गई। इनको हमने ये बना लिया इक्वेशन। अब खुद से ये आपने सपोज करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज कि हम सपोज क्या कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ द वाटर एट द पॉइंट ए जो है आपको नजर आ रहा है ये कम स्पीड है। मैंने आपको बताया क्यों कम स्पीड है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एरिया। तो जिस पॉइंट पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर स्पीड कम होगी, ये आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने बताया। ठीक है, तो ए पॉइंट पर आप उसकी स्पीड देख रहे हैं कि वी ए इज इक्वल टू 0.20 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी पॉइंट हम सिर्फ ए और बी पॉइंट को कंसीडर करें, यहाँ पे सी पॉइंट को कंसीडर नहीं करें। ठीक है, तो बी पॉइंट जिसका एरिया कम था वहां पे स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड आपने सपोज की है कि वो किसके बराबर है, वहां पे वाटर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों चीजों को डेंसिटी ऑफ द वाटर, चूंकि आपने इसमें पानी डाला है, पानी की कांस्टेंट डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तीनों वैल्यूज अब आपने इसमें पुट करनी है। साथ ही प्रेशर तो और प्रेशर डिफरेंस निकालना आपने। अब प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, ये जो पी बी इस तरफ है राइट हैंड साइड पे, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी। यानी ये एक स्टेप आप इधर कर सकते हैं कि पी ए माइनस पी बी दैट शुड बी इक्वल टू, या आप यहां से देखें कि हाफ ऑफ रो को आप लें कॉमन और अंदर क्या बचेगा वी बी स्क्वेयर और माइनस ये जो वी ए स्क्वेयर है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे आप राइट हैंड साइड पे लेकर आए तो वी ए स्क्वेयर इस तरह से हो जाएगा। ये एक स्टेप करने के बाद ये जो आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं, वी ए की वैल्यू है 0.20, वी बी की वैल्यू है जो है वो 2 है, उसका फिर आपने स्क्वायर भी साथ साथ लेने हैं ना, और डेंसिटी की वैल्यू आपने लिखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारा कुछ पुट करके डिवाइडेड बाय 2 करके आप ये प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से ये वैल्यू कि 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चूंकि पास्कल को शो करता है तो आप इसे पास्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1980 पास्कल, आपने इसको इस तरह से लिखना है। दिस शोज दैट द प्रेशर इन द नैरो पाइप विल स्ट्रीम लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर इज मच स्मॉलर देन द वाइडर पाइप। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रीम लाइन जो प्रेशर है जो कि क्लोज है नैरो पाइप में, क्लोज पाइप में आपका प्रेशर बहुत स्मॉल है उस किसके मुकाबले में वाइड पाइप होगी, चौड़ी जगह होगी, ज़्यादा जगह होगी पानी के लिए तो ज़्यादा प्रेशर होगा। कम नैरो पाइप होगी, कम जगह होगी तो कम प्रेशर होगा।
ठीक है। तो ये आपको वो बता रहे हैं कि जो नैरो पाइप है उसमें स्ट्रीमलाइंस बहुत क्लोज हैं और वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द वाइडर पाइप, यानी ए पॉइंट पर उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाइप वहाँ से वाइडर है। सो ये आप स्टेटमेंट इसकी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट कह लें, डेफिनेशन कह लें, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। यहाँ से आपने ये बताया कि जहाँ स्पीड हाई होगी वहाँ प्रेशर लो होगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सबसे ये पहले जो एग्जांपल है वो एरोप्लेन में आप देख सकते हैं कि द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन इज़ ड्यू टू इट दिस इफेक्ट। आप देख सकते हैं कि वो जो एरोप्लेन का जो विंग होता है ना, उसका जो विंग है वो कर्व्ड बनाया जाता है, उसको ऐसे स्ट्रेट नहीं बनाया जाता। कर्व्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि नीचे से जो हवा का दबाव उस विंग टिप के ऊपर पड़े, तो जब हवा का दबाव ज़्यादा हो तो उस वक्त वो ऊपर की तरफ हो जाए। ठीक है, जब प्रेशर हाई होगा स्पीड कम होगी नीचे की तरफ और ऊपर प्रेशर कम और स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इन्वर्स रिलेशन की वजह से आप देखते हैं कि वो विंग टिप ऑफ द एरोप्लेन जो है उसको कर्व्ड बनाया जाता है। द फ्लो ऑफ द एयर अराउंड द एरोप्लेन विंग इज इलिस्ट्रेटेड। द विंग इज डिजाइन टू डिफ्लेक्ट द एयर सो दैट द स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजर टुगेदर अबव द विंग देन बिलो इट। वी हैव सीन, ये आप देख रहे हैं कि ऊपर स्ट्रीमलाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, नीचे जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो आप देख रहे हैं हवा का जो स्ट्रीमलाइंस है वो बहुत खुली खुली हैं। तो अब होगा यहाँ पे क्या, दैट वेयर द स्ट्रीमलाइंस आर फोर्स्ड क्लोज टुगेदर द स्पीड इज़ फास्टर। अब आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ स्ट्रीमलाइंस जहाँ बहुत क्लोज है, इसका मतलब है एट अपर साइड जब स्ट्रीमलाइंस बहुत क्लोज है वहाँ पे क्या है, स्पीड फास्टर है, यानी ऊपर की तरफ स्पीड हाई, V इज हाई, स्पीड इज हाई और प्रेशर विल बी लो। जब स्पीड हाई होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। नीचे की तरफ चूंकि विंग टिप के ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ रहा है बहुत ज़्यादा हवा का दबाव, तो नीचे प्रेशर हाई और स्पीड जो है V वो क्या होगी, लो होगी, क्योंकि नीचे की तरफ जहाँ स्ट्रीमलाइंस खुली खुली होती है वहाँ स्पीड लो होती है, तो स्पीड लो होगी और प्रेशर हाई होगा लोअर एंड की तरफ। सो thus the air is traveling faster on the upper side of the wing than on the lower. The pressure will be lower at the top of the wing. Top of the wing पे pressure low होगा और and the wing will be forced upward, और इस तरह से wing जो है वो ऊपर की तरफ move हो सकता है। तो ये एक इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन ऑफ स्पीड एंड प्रेशर की। उसके अलावा सिमिलरली व्हेन अ टेनिस बॉल इज हिट, ये अनदर एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। पहले आपने जो पढ़ी है वो एग्जांपल नंबर 1 है इसकी, ये एग्जांपल नंबर 2 है कि व्हेन अ टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट, आप टेनिस बॉल को अगर रैकेट से हिट करते हैं इन सच अ वे दैट इट स्पिन्स एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड, वो स्पिन भी कर रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं वो जो स्पिनिंग मोशन है उसकी, द वेलोसिटी ऑफ द एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज। अब आप ये देखें, जहां अभी मैंने आपको बताया जहां उसकी स्ट्रीमलाइंस नीचे की तरफ देखें खुली खुली स्ट्रीमलाइंस हैं, ऊपर की तरफ जो है वो स्ट्रीमलाइंस जो है वो क्लोज हैं। तो आपको अभी बताया था स्ट्रीमलाइंस जो है जहां क्लोज होती हैं वहां पे स्पीड हाई होती है, स्ट्रीमलाइंस जहां खुली खुली होती हैं वहां पे स्पीड लो होती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है। यहाँ पे ये देखें जहां पे स्पीड लो होगी नीचे की तरफ, जब स्पीड जो है नीचे की तरफ V लो, स्पीड इज लो एंड द प्रेशर विल बी हाई एट द लोअर एंड। जबकि ऊपर की तरफ जहां स्ट्रीमलाइंस बहुत क्लोज है उसका मतलब है कि वहां पे स्पीड जो है वो हाई होगी, और जब स्पीड जो है वो हाई होगी तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, क्लोज स्ट्रीमलाइंस का मतलब होता है स्पीड शुड बी हाई। जब स्पीड हाई होगी तो प्रेशर ऊपर की तरफ लो होगा। नीचे की तरफ खुली खुली स्ट्रीमलाइंस है, इसका मतलब है नीचे की तरफ आपकी स्पीड लो है और प्रेशर क्या है, हाई है। तो इस तरह से बॉल जो है वो आपका स्पिन करेगा। तो ये जो उन्होंने स्पिनिंग एंड द एयर स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एट द बी, हेंस द प्रेशर डिक्रीजेज। तो अपर एंड पे मैंने आपको बताया स्पीड इज हाई, प्रेशर विल बी लो, लोअर पॉइंट से उसको ज्यादा प्रेशर वो फील करेगा और स्पीड लो होगी। तो ये आप देख, दिस गिव एन एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल नोन एज स्विंग विच डिसीव्स एन ओपोनेंट प्लेयर। तो फिर वो दूसरे प्लेयर को वो जो स्पिनिंग की वजह से वो बॉल चूंकि स्पिन कर रहा होगा तो वो डिसीव करेगा, यानी धोखा देगा ओपोनेंट प्लेयर को। यानी जो सेकंड एंड पे जो प्लेयर खड़ा होगा उसको ये लग रहा होगा कि बॉल शायद इस तरफ आएगा राइट साइड पे, और मे बी वो बॉल राइट से थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए। तो ये स्पिनिंग की वजह से होता है। तो ये आपको इन्वर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर जो है वो बताया। अब लास्ट एप्लीकेशन है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन की। इसमें भी आप देख सकते हैं वेंचुरी रिलेशन, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि उसी तरह से हॉरिजेंटल आपने वेंचुरी मीटर यहाँ पे कंसीडर किया है। वेंचुरी मीटर क्या होता है ये देखें यहाँ पे, ये आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में कि ये कार्बोरेटर ऑफ द कार इंजन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये इसके अंदर
आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो गैस का वो यहाँ से आप उसमें सप्लाई करें, ये एयर इधर से एंटर हो रही है, लो प्रेशर है। तो ये जो है कार्बोरेटर ऑफ द कार इंजन यूजेस अ वेंचुरी डक्ट, उसके अंदर एक वेंचुरी डक्ट होती है टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर, जो कि सही मिक्सचर एयर और पेट्रोल का सिलेंडर्स को देता है, क्योंकि एयर और पेट्रोल इकट्ठी पहले आपस में मिक्स होती हैं, फिर वो सिलेंडर्स को सप्लाई की जाती हैं जो कि इंजन्स के अंदर होते हैं। और एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट एंड अलोंग अ पाइप ऑफ टू द सिलेंडर्स। A tiny inlet at the side of the duct is fed with petrol. The air through the duct moves very fast, creating low pressure in the duct, which draws petrol vapor into the air stream. और फिर वो उसकी गैस बना लेता है, दोनों को मिक्स करके कम्बस्टन का प्रोसेस होता है, और फिर वहाँ से ये उन्होंने बताया कि लो प्रेशर के जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, और फिर वो पेट्रोल को वेपराइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे एयर स्ट्रीम में उसको कन्वर्ट कर देता है वेपराइजेशन का प्रोसेस करके। तो ये वेंचुरी डक्ट इसमें इस्तेमाल होती है कार इंजन्स के अंदर, कार्बोरेटर ऑफ द कार इंजन्स के अंदर। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। वेंचुरी रिलेशन में भी आप देख रहे हैं उसी तरह से हॉरिजॉन्टल आपने लिटा दिए अपने वेंचुरी मीटर को, इसका मतलब हाइट्स का तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो जब आप सबसे पहले अपनी लिखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 दैट शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH2, ये आपने सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन लिखी। अब इसमें हाइट्स वाली इक्वेशन को आपने जीरो कर देना है, यानी ये जो रिलेशन आपके पास आ रही हैं टर्म्स H2 वाली भी और ये जो आपके पास टर्म है H1 वाली, ये दोनों जीरो हो जाएंगी। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा P1 और ये जो P2 इस तरफ है राइट हैंड साइड पे से आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो P1 माइनस P2 दैट शुड बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये जो लेफ्ट साइड पे आपका V1 स्क्वायर वाली टर्म है जब आप उसे राइट पे लेके जाएंगे सो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब आप हाफ रो दोनों का कॉमन लेके V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मजीद इसमें जो एक आपने लेके आनी है एक्स्ट्रा जो चेंज पिछले वाले रिलेशन से, स्पीड और प्रेशर का जब हमने रिलेशन देखा था उससे अगर आप एक एक्स्ट्रा चेंज अब इसमें लेके आ रहे हैं हाइट्स को जीरो करने के बाद, हाइट्स को जीरो करने के साथ साथ अब आपने V1 को भी इसमें जीरो कर रहे हैं। V1 को क्यों जीरो कर रहे हैं, इधर जीरो कर दें या यहाँ पे आप इसको जीरो कर दें, क्योंकि स्पीड आपने यहाँ पे देखा इसकी, आप ये देखें इसकी यहाँ पे स्पीड है ना V1, जहाँ एरिया बहुत हाई है या लार्ज एरिया है, उस लार्ज एरिया पे इस एंड पे एरिया इज लार्ज, और एरिया लार्ज होने की वजह से जो स्पीड V1 है दिस इज वेरी स्मॉल। तो जब स्पीड V1 बहुत स्मॉल होगी सो वी कैन अप्रोच V1 टू ज़ीरो, हम V1 को ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन है एरिया और स्पीड का, जो कि आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलता है। तो इसके तहत हमने V1 स्पीड को एरिया के ऊपर, इस लार्ज एरिया के ऊपर हमने उसको जीरो कंसीडर कर लिया, और इस तरह से हमने V1 को जो है वो जीरो दे दिया। उसके मुकाबले आप देखें ना जो एरिया A2 है वो बहुत स्मॉल है। जब एरिया A2 स्मॉल है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वहाँ की स्पीड है V2, इट मीन्स यहाँ पे भी V2 इज़ ग्रेटर देन V1, ये सिचुएशन है। और V2 इतना बड़ा है V1 से कि आप V1 को जीरो को अप्रोच करा सकते हैं। ठीक है, थस फॉर फ्लो फ्रॉम लार्ज पाइप टू द स्मॉल पाइप वी कैन निगलेक्ट V1। निगलेक्ट जब आप किसी चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब आप उसको जीरो कंसीडर करें। सो राइट हैंड साइड पे जब हम इसको जीरो ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ये दिस इज नोन एज वेंचुरी रिलेशन। ये जो रिलेशन अब आपने निकाली है इसको हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, एंड विच इज़ यूज इन वेंचुरी मीटर, जो कि वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है उसमें यूज़ होता है। वेंचुरी मीटर वो डिवाइस है, अ डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो। आपने किसी जगह पर स्पीड ऑफ लिक्विड के फ्लो का जो स्पीड मेजर करनी होती है तो वहाँ पे आप वेंचुरी मीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन भी है। ठीक है ना, तो वेंचुरी रिलेशन यूज होती है फॉर वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या चीज़ है कि वेंचुरी मीटर वो डिवाइस है जो कि लिक्विड फ्लो की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करता है। तो ये तीनों एप्लीकेशंस थी बर्नौलीज इक्वेशन की। उसके बाद इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं कि वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज्ड वर्टिकल फनल, द फ्लो स्पीड एट द टॉप, ये आपको डाटा बना लें, ये टॉप पे जो उसकी स्पीड है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको साथ ही ऐसा यूनिट में भी करेंगे, 12 सेंटीमीटर को आपने मीटर पर सेकंड बनाना है। सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो आप 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर पर सेकंड इसको लिख सकते हैं। और ये टॉप की स्पीड है, सो दिस इज़ V1। उसके बाद यानी ये वैल्यू किसकी है, V1 की। उसके बाद आप कह रहे हैं द फ्लो स्पीड एट द बॉटम इज़ ट्वाइस द स्पीड एट द टॉप। तो बॉटम की स्पीड जो कि आपके पास V2 है वो उन्होंने अब आपको बताया कि V2 जो है वो
बराबर है 2 टाइम्स ऑफ V1 के, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। इफ़ द फनल इज़ 40 सेंटीमीटर, इस ये उसकी उन्होंने आपको हाइट बताई है, क्योंकि इसमें लेंथ का तो कहीं जिक्र नहीं ना आता बर्नौलीज इक्वेशन में। फनल की लेंथ आप नहीं है, उसकी हाइट बताई है 40 सेंटीमीटर। इसे भी आप मीटर में करेंगे, 14 × 10⁻² मीटर लिख के। एंड द प्रेशर एट द टॉप इज़ दिस, और शुरू का जो ऊपर का प्रेशर है P1, वो आपको ये उन्होंने बताया कि 1.0 की वैल्यू दी है, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द प्रेशर एट द बॉटम, आपने जो है उसका बॉटम का प्रेशर यानी कि P2 जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। उसमें अब आपने P2 आप चूँकि निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेशर एट द बॉटम, P2 निकालनी है। तो P2 शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले हाइट्स आपने सेम कर दी, एक ही हाइट उन्होंने आपको दी है ना, 2 हाइट्स तो नहीं दी हुई, एक ही हाइट है। तो उस हाइट को आपने किस तरह से सेम करना है कि H बराबर है यहाँ पे H1 - H2, यानी ये वाली जो टर्म है H2 वाली, ये आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, और उसमें से रो G × H1 - H2 जब करेंगे तो H1 - H2 शो कर रहा होगा हाइट H को, जो उन्होंने आपको गिवन दी हुई है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 × 10⁻² मीटर, ठीक है जी। वो हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आ गया P2 बराबर है किसके, P1 के, और प्लस रो G H1 - H2 की बजाय आपने इधर H यूज़ कर लिया, और प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और ये जो V2 की स्क्वायर की टर्म है इसको भी आप इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हाफ रो कॉमन लेके V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें आपने प्रेशर P1 की वैल्यू डाली है, उसके बाद प्लस रो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसकी वैल्यू डाली है। G जो है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने डाली। हाइट H जो आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी 14 × 10⁻² मीटर, यानी 40 को जब आप डिवाइड करते हैं 100 से तो फिर आपके पास ये आ जाता है 0.4 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे डाली, और उसके बाद प्लस हाफ रो, ठीक है, हाफ रो की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। V1 स्क्वायर जो टॉप पे थी वो क्या थी आपके 12 सेंटीमीटर पर सेकंड ना, 12 सेंटीमीटर, 12 को भी जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 0.12 मीटर पर सेकंड में करके करना है ना आपने। तो V1 स्क्वायर की जगह आपने लगाया 0.12 का स्क्वायर, माइनस आपके पास V2 कहाँ से आई थी, जब आपने 2 टाइम्स ऑफ V1 किया, यानी V1 की वैल्यू आपको क्या मिली थी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जिसको आपने मीटर में लिखा 0.12, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.12 आप कर लें, ट्वाइस थी ना उससे, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.12 आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है 0.24, ठीक है। तो V2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0.24 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्वाइस ऑफ V1 थी ना। तो ये आपने करके 0.24 और इसका स्क्वायर ले लिया V2 का स्क्वायर, और अब आपने सारों को इकट्ठा सॉल्व करना है बारी बारी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ये जो आपने स्क्वायर्स हैं इनको लेना है, ठीक है, यानी 0.12 का स्क्वायर पहले ये लिखे लेंगे, फिर माइनस 0.24 का स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे, फिर उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। फिर ये जो पूरी ब्रैकेट आपने सॉल्व की होगी, इसको फिर आपने इसके साथ, यानी आप इसको सॉल्व करें इसके साथ प्रेशर के साथ, प्रेशर की वैल्यू एंड पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और प्लस आपने ये जो तीनों टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, और आखिर में आपने ये 3 टर्म्स बन जाएंगी, इन तीनों को आपने ऐड करके, तो P2 आपने कैलकुलेट किया 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसे पास्कल भी लिख सकते हैं प्रेशर की यूनिट को। तो ये P2 की वैल्यू आपने फाइनली जो है वो कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आई होप स्टूडेंट हमने जितनी बातें आज की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानियों को बात समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.